विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ में आपका स्वागत है। अभी हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे उनका नाम है श्री राजकुमार बवेजा जी, जो गुरुग्राम में रहते हैं, सेक्टर 77 में, MR पाम हिल्स में और उसके टावर 25 में। श्री राजकुमार बवेजा जी का जन्म हुआ था 1936 में पाकिस्तान के रावलपिंडी में, और जो अब गुरुग्राम में रहते हैं सेक्टर 77 में। आइए बात करते हैं श्री राजकुमार बवेजा जी से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका स्वागत है दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। आपने मौका दिया अपने विचारों को रखने का। शुक्रिया सर आपका, जो आपने हमें समय दिया। हम सर बात करना चाहते हैं रावलपिंडी से ही। हमें थोड़ा बताएं कि देश के विभाजन से पूर्व आपका परिवार रावलपिंडी में कहाँ रहता था? रावलपिंडी में हमारे पिताजी के मिलिट्री में नौकरी थी। मिलिट्री में डॉक्टर थे? हाँ, सूबेदार मेजर। और उनके साथ हम रावलपिंडी में रहते थे, और हमारा जो निवास स्थान था वो एक कहते हैं कि गंदा नाला था, उसके पास हमारा निवास स्थान था। जी जी जी। और रावलपिंडी के साथ आगे चले तो पंजा साहिब गुरुद्वारा है जहाँ। हाँ, पंजा साहिब का गुरुद्वारा है जी। और वहाँ मुझे जो याद आ रहा है कि उन पहाड़ों के बीच में पानी का चश्मा था। अच्छा। और लोग दूर दूर से जी उस चश्मे के स्नान के लिए आते थे, इसलिए कि उससे उनके कई बीमारियां ठीक हो जाती थी। तो ये रावलपिंडी का 4 साल का सफ़र जो है, यहीं पर पिताजी के ट्रांसफ़र के बाद वो तो चले गए पूना, और मैं मदर के साथ, क्योंकि डेरा इस्माइल खान में बड़े भाई वगैरह उनकी शादी होनी थी, इसलिए हम आ गए। हमारे बड़े भाई जो थे प्रोफेसर दीनानाथ, वो एक रेडियो आर्टिस्ट थे। अच्छा। पेशावर रेडियो स्टेशन के जी। और उनकी शादी होनी थी डेरा इस्माइल खान में 1940 में। 1940। तो रावलपिंडी से इस वजह से हम डेरा इस्माइल खान शिफ्ट कर गए। जन्म हुआ रावलपिंडी में, 4 साल वहाँ रहे, उसके बाद आप आ गए डेरा इस्माइल खान। डेरा इस्माइल खान सिंध नदी के किनारे पे है जी। वहाँ कोई रेल नहीं है, एक पानी का जहाज़ चलता था। जो डेरा इस्माइल खान के लोग रेलगाड़ी पे जाना चाहते थे, वो इस जहाज़ में इतना बड़ा था कि सैकड़ों की संख्या में वो लोग उसमें सफ़र कर सकते थे। जी। और हमें याद है कि सुबह सुबह ही बड़े ज़ोर का हॉर्न बजता था, तो हमें पता लग जाता था कि अब जहाज़ चलने वाला है। और ये जहाज़ जो है कहाँ पहुँचाता था? दरिया खान। कहाँ पहुँचाता था? दरिया खान रेलवे स्टेशन था जी। और यहाँ से यात्री दरिया खान जाते थे, और वहाँ से फिर रेल का सफ़र शुरू हुआ। यानी कि डेरा इस्माइल खान की कोई डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी नहीं थी? हाँ, रेल की कनेक्टिविटी नहीं थी, बल्कि बस यही जहाज़ के ही सहारे। जहाज़ के सहारे पहले वहाँ जाना। वैसे हमारा डेरा इस्माइल खान यूँ समझिए कि अफ़गानिस्तान की बॉर्डर पे था। अच्छा, अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे। और ये डेरा इस्माइल, डेरा का मतलब ये है कि यहाँ पर मंडी थी जी, उसको मंडी, और इसको स्थापित किया था इस्माइल खान ने जी। तो इसका नाम इसलिए इसे डेरा इस्माइल खान पड़ा। और अफ़गानिस्तान से लोग अपना माल बेचने के लिए, हमें याद है कि ऊँटों की बड़ी लंबी लंबी लाइनें
चल के आते उसमें सामान लदा होता था और वो रास्ते में कुछ आराम करने के लिए डेरा इस्माइल खां में रुकते थे। और उनका सफ़र इतना लंबा था कि धीरे धीरे वो कलकत्ते तक भी पहुंच जाते थे। अच्छा। तो आपको याद होगा काबली वाला का। हाँ जी, काबली वाला वो भी इसी तरह से पठान था, अफगानिस्तान से कलकत्ता पहुंच गया था। जी जी। और वहाँ जाकर जब उसको अपने छोटी बिटिया की याद आई तो उसको वो गाना याद आ गया। वो थोड़ा कहे तो मैं सुना। हाँ सुनाइए, इसको बजाएंगे भी साथ में आप? जी। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे पिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी शान। ये यानी अफगानिस्तान की याद में ये काबली वाला गीत गाया करते थे। जी जी। तो ये उसकी कुछ लाइनें आपने सुनी है। जी जी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि रावलपिंडी का जिक्र करते हुए पंजा साहब का मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि पंजा साहब एक ऐसा तीर्थ स्थान था जहाँ पर के लोग चश्मे में स्नान करने के लिए अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए आते थे। और फिर जब डेरा इस्माइल खान में गए तो वो समुद्री जहाज़ की याद आती है, पानी के जहाज़ की याद आती है। और डेरा इस्माइल खान जो है हमारे एक मोहल्ला था जिसका नाम था बगाइयों वाला मोहल्ला। बगाइयों वाला मोहल्ला। हाँ, बगाई का मतलब ये था कि ये एक बड़े रिच पीपल थे बगाई, और उनका ही वहाँ पर कोठी थे, तो उन्हीं के नाम पर बगाई वाला मोहल्ला था। और हमारे घर दो थे वहाँ पर, एक कच्चा यानी उसका फर्श नहीं थे, कमरे थे। उसमें मुझे छोटा था याद है कि एक जामुन का पेड़ भी था, एक नारियल के अनार का पेड़ भी था। तो वहाँ पर जो है वो फादर क्योंकि चले गए थे पूना की साइड में, तो मैं मदर के साथ यहाँ बड़े भाई जो रेडियो आर्टिस्ट हैं वो यहीं पर ही, और इसके अलावा मेरे और भाई जो यूँ कहिए कि पहला ग्रेजुएट भाई जो है वो ईश्वर दास, उन्होंने वहाँ पर वीबी कॉलेज से यानी ग्रेजुएशन की थी जी। और मैंने वीबी स्कूल से 5वीं तक की शिक्षा ली थी। अच्छा। और मुझे याद है कि 13 अप्रैल 1946 को जब मुसलमानों ने बड़े बाज़ार में आग लगा दी तो मुसलमानों और हिंदुओं का झगड़ा शुरू हुआ जी। 13 अप्रैल को। हाँ, 13 अप्रैल को बैसाखी होती है। खान में। हाँ, बैसाखी वाला दिन था। बैसाखी वाला दिन था जी। और पहला दिन था कि हम स्कूल गए थे और स्कूल जाते ही बंद हो गया और फिर घर हम वापस आ गए जी। और फिर अपनी प्रोटेक्शन के लिए जो है हम शीशों वाले मोहल्ले में एक किला बनाकर रहे। अच्छा। और कुछ देर रहने के बाद हमारे जीजा जी डॉक्टर चेडी सूटा वो वहाँ के नवाब के पर्सनल डॉक्टर थे। वहाँ के डेरा इस्माइल खां के जो नवाब थे उनके पर्सनल डॉक्टर थे वो। आपके जीजा जी वो कैसे हुए, मतलब आपके बुआ के? जीजा जी का मतलब मेरी सिस्टर के हस्बैंड। आपकी सिस्टर के हस्बैंड? मेरे सिस्टर की शांति सूटा जी। ये सिस्टर थी और ये भी डॉक्टरी कर रही थी। ये बड़े थे आपसे काफ़ी? आप बहुत बड़े थे। ये मेरे 36 के है, उनके 21 की पैदाइश। अच्छा, उनकी शादी हो चुकी थी। और जो डेरा इस्माइल खां जी जो हमारे सबसे बड़े भाई थे
उनकी आई साइट कुछ ख़राब हो गई थी, तो उन्होंने म्यूज़िक की ट्रेनिंग रावलपिंडी में ली थी। 5-7 साल मुंबई में भी उन्होंने ट्रेनिंग ली थी। तो शास्त्रीय संगीत से उनको जो है पेशावर से रेडियो स्टेशन था, वहाँ से गाने के लिए उनको इनवाइट किया जाता था। उस वक़्त जो है 60 रुपये उनकी फ़ीस होती थी, और वो देर इस्माइल ख़ान से 1-2 बार महीने में 3 बार वो वहाँ जाया करते थे रेडियो स्टेशन से गाना गाने। और इस तरह से जो है हमारी ज़िंदगी डेरा इस्माइल ख़ान से 5वीं तक की पढ़ाई के साथ यहाँ पर रहे। और 5वीं में जब डेरे में आग लग गई, तब हम वहाँ से डॉक्टर सूटा ने हमें एक छोटी बस करके दी और हम वहाँ से लाहौर आ गए। अच्छा, डेरा इस्माइल ख़ान से आप आ गए लाहौर? हाँ, लाहौर में हमारे मामा जी वो MLA थे। MLA थे? हाँ। अच्छा। उनके घर जाकर शरण ली और वहीं पर कुछ दिन बिताए। इस दौरान में हमारे फादर जो है, जब उनको पता लगा डेरा इस्माइल ख़ान में गड़बड़ है, तो वो भी लाहौर में आ गए। और फिर वहाँ लाहौर से वो हमें पूना ले गए, सारे परिवार को, सूटा परिवार को भी, हमारे परिवार को भी, क्योंकि वो मिलिट्री में थे। हालात ऐसे थे, इनको एक पूरा भारी बंगला अलाट हो गया था 4-5 कमरों का। हम सारा परिवार 20-25 लोग जो थे वो वहीं पर उसी बंगले में रहे, उस बंगले में जाकर रहे थे। यानी मिलिट्री में होने के कारण उनको ये सुविधा मिल गई और बचाव हो गया। और मिलिट्री में होने के कारण भी, और एक सिंपैथी के रूप में भी कि इतने आ रहे हैं, दुखी होके आ रहे हैं, इनको मदद देनी चाहिए। तो वैसे वो उसकी इंटाइटल्ड नहीं है, मगर हालात को देखते हुए उनको इंटाइटल्ड बना दिया। पूना में आपको वो मदद मिली? हाँ, तो वो पूना के साथ किरकी वैसे मिलिट्री का हेडक्वार्टर था यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने यहाँ ज़िंदगी शुरू की। और मुझे याद है कि मिलिट्री की गाड़ी आती थी, और मिलिट्री के स्कूल में मैं पढ़ने जाया करता था। 5वीं तक जो है वो वहाँ पर जो है किरकी में मिलिट्री स्कूल में मैंने शिक्षा प्राप्त की। 5वीं तो आपने डेरा इस्माइल ख़ान से नहीं की थी? 5वीं जो है छूट गई थी। अच्छा, छूट गई थी। अच्छा, दोबारा फिर आके एडमिशन किरकी में 5वीं में लिया दोबारा, क्योंकि मिलिट्री का स्कूल था। जी। वो उसके मुताबिक जहाँ फिट बैठते हैं वहाँ दाखिल। बिल्कुल ठीक है बात। तो इस तरह से जो है ज़िंदगी हमारी शुरू हुई। और जब 1948 में 48 की बात हम थोड़ा बाद में करेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया कि आपके जीजा जी थे, वो नवाब के डॉक्टर थे, तो आपको थोड़ा अपने बाकी जो पिताजी के भाई बहन हैं उनका कुछ याद है, या आपको दादाजी का कुछ याद है? ऐसा है कि वो मैं आपको बता रहा था कि हमारे 2 मकान थे जी। एक मकान जो था वो शीशो वाले महल्ले में था। वो मकान हमारे दादा चेतन दास जी ने बड़े भाई की आई साइट ख़त्म होने के बाद संगीत के लिए वो संगीत रूम, संगीत का मकान बना दिया। अच्छा। यानी वहाँ पर वो रिहर्सल करते थे, जहाँ रियाज करते हाँ, थे। यानी आपके पिताजी के बड़े भाई? हाँ, मेरे पिताजी के मेरे बड़े भाई। आपके बड़े भाई? हाँ। वो कितने बड़े थे आपसे? वो 1918 की पैदाइश। अच्छा। 36 की पैदाइश है। आपके बड़े भाई की 1918 की, आपकी बड़ी बहन की 1921 की, हाँ। और आपकी 1936 हाँ, की। ऐसा है कि 1925 में एक ईश्वर दास जी, जो हमारे फर्स्ट ग्रेजुएट ऑफ डेरा इस्माइल ख़ान, जिन्होंने के PB कॉलेज से ग्रेजुएशन की थी, वो पढ़े थे। इसके बाद हम छोटे भाई थे 3 और, मनोहर लाल, वेद प्रकाश और मैं राजकुमार। जो फर्स्ट ग्रेजुएट थे डेरा इस्माइल ख़ान के, हाँ, उनका नाम क्या था? परिवार में। वो आपके परिवार से थे? हाँ, वो बड़े भाई थे। और इतनी उनकी लियाकत थी कि उस कॉलेज में उनको दोबारा लगा भी दिया कि आप कुछ पढ़ाया करो। अच्छा। तो वो मैं देखता था कि कापियाँ चेक करने के लिए इतने बड़े कापियाँ बच्चों के ले आते थे और वो चेक करते रहते थे
तो वो ईश्वर दास जी थे। ईश्वर दास जी। हाँ, और जहाँ तक ये दूसरे भाई है हमारे, वो मिलिट्री में थे, वो बाहर रहते थे, गणपति नाथ, वो बाहर रहते थे। और सबसे बड़े जो थे 1918 वाले, वो रेडियो सिंगर थे, रेडियो आर्टिस्ट थे वो। और वो पेशावर से हर महीने जो है प्रोग्राम करने के लिए जाते थे। और जेरा इस्माइल खां में वो लड़कियों के स्कूल में म्यूज़िक भी सिखाते थे, म्यूज़िक की शिक्षा देते थे। और इस तरह से जो है हमारी ज़िंदगी डेरा इस्माइल खां में चलती रही। और जब 13 अप्रैल 1946 को जब आग लग गई, तब जो है डॉक्टर जे.डी. सूटा ने हमें लाहौर शिफ्ट किया। फिर लाहौर से हम पूना पहुँचे। डेरा इस्माइल खां का कुछ माहौल याद है आपको? कौन आपके साथ आस पड़ोस में कौन रहता था? एक मैं बताना चाहूँगा कि मेरे चाचा जी का बेटा जी, गुलशन जी, वो मेरा हम उम्र था जी। हम दोनों गाया करते थे। अच्छा। दोनों ही गाया करते थे। और ये हमारे बड़े भाई साहब जो है वो हमें गवाया करते थे। अच्छा। और वहाँ पर एक प्रोग्राम हुआ था जी। और उसमें उन्होंने हमें वहाँ दोनों गुलशन को और मुझे गाने के लिए तैयार कराया, सरगम, और मेरा नाम भी लग दिया गड़गड़ साहब। क्या रख दिया? गड़गड़ साहब। गड़गड़ साहब एक सरगम के एक जी 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 जी। तो मैं वो आपको कहूँ तो सुनाइए, एक लाइन सुनाइए प्लीज। नींद हमारे ख्वाब तुम्हारे कितने मीठे कितने प्यारे, नींद हमारे ख्वाब तुम्हारे कितने मीठे कितने प्यारे। मामा पा दानी सा निशा दानी पा था दा 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 दे दे दी दा दा गड़गड़ सा ये गीत हमारे ख्वाब तुम्हारे, गीत हमारे ख्वाब तुम्हारे, नींद हमारे ख्वाब तुम्हारे, आपके सपने हैं। तो ये गाना जो है वो हुआ करता था। और इस तरह से जो है ये पाकिस्तान का सफ़र 5वीं क्लास तक का पूरा हुआ। 5वीं क्लास के कुछ दोस्त याद हैं? हाँ जी। 5वीं क्लास में जो आपके साथ पढ़ते थे, खेलते थे? मुझे तो वो बता रहा था जिस तरह ये गुलशन जो है, ये मेरे बचपन का साथी, एक ही हम उम्र थे, वैसे उनके और उनके परिवार की जो परवरिश थी, मदर की डेथ होने के बाद उनकी बड़ी बहन थी, वो उन्हें पाला पोसा। चाचा जी हमारे वो भी सर्विस करते थे। तो इस तरह से जो है ये हमारे भाई सबसे बड़े रेडियो आर्टिस्ट थे, उसके बाद मिलिट्री में थे गणपति नाथ जी, और उसके बाद ईश्वर दास जी हमारे ये फर्स्ट ग्रेजुएट ऑफ डेरा इस्माइल खां हमारे परिवार में थे। अच्छा, एक बात बताइए, आपसे पहले जो हमने एक इंटरव्यू की है श्रीमती कैलाश खंडूजा जी, उन्होंने हमें विशेष रूप से ये बताया है भी तब लड़कियां अपने आप को उधर सुरक्षित महसूस नहीं करती थी। तो आपका डेरा इस्माइल खां का अनुभव कैसा है बच्चे के तौर पे? बच्चा 5वीं कक्षा में पढ़ता है। ऐसा है कि मेरी बहन शांति जी, वो डॉक्टरी लुधियाना में कर रही थी। अच्छा। और छोटी बहन वो यहाँ स्कूल में पढ़ रही थी जी। और लड़कियों का स्कूल था, और वो डॉक्टरी कर रही थी। तो इसी दौरान में जो है डॉक्टर सूटा से सगाई हो गई, शादी हो गई, तो उनकी डॉक्टरी बीच में रह गई और वो डॉक्टर परिवार में ही चली गई। अच्छा। तो इस तरह से जो है ये पाकिस्तान का सफ़र है। और माहौल कैसा था डेरा इस्माइल खान का? डेरा इस्माइल खां का ऐसे था कि
मुसलमान अपने अलग रहते थे, उनका इस्लामिक स्कूल था। उनका इस्लामिक स्कूल था। और हिंदुओं का जो था वो बीवी स्कूल था, बी स्कूल था। और वो अपने अपने सब अपने काम में बिजी थे। और सब अब हमारे जो एक मकान जो था उसके पीछे मुसलमान रहते थे। अच्छा। और वहाँ पर अल्लाह अकबर की आवाज़ें भी आती थी, मगर लड़ाई नहीं होती थी। लड़ाई नहीं होती थी, इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे होते थे। मगर ये जो हमारे पॉलिटिशियन जो है, इन्होंने जो है हमें बंटवा दिया। वरना अब भी बंटवारे के बाद भी जेरा इस्माइल खान से एक मुसलमान डॉक्टर सूटा के पास यहाँ आए। अच्छा जी। और वो कहने लगे कि वो माहौल नहीं है जो आपके ज़माने में हुआ करता था। जी। पाकिस्तान तो बढ़ गया, मगर वो माहौल नहीं है जो हिंदू और आपके साथ हमारे संबंध थे। अच्छा अच्छा। और डॉक्टर नवाब के भी पर्सनल डॉक्टर थे, वहाँ उनकी भी सेवा करते थे। जी। और वहीं पर ही मेरी भांजी का भी 1948 में जन्म हुआ। तो वो 1956 तक पाकिस्तान में रहे थे। तो इसकी वजह से ही, और आज इसमें बात हो रही थी तो वो किरण बता रहे थे कि नवाब ने खुद कह दिया कि इस हालात ख़राब हो रहे हैं कि अच्छा ये है कि आप अपने निकल जाओ, अपने भाइयों के बीच में जाओ, हम गुजारा कर लेंगे। नवाब ने खुद कह दिया कि आप निकल जाओ, हालात ख़राब हो रहे हैं। मतलब ये कि नवाब की इजाज़त से वो वहाँ पर यानी गुड़गांव में आकर उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी। जो हालात ख़राब होने वाली बात है, आपको कोई याद है भी क्या हुआ था? दंगे कैसे हुए या फसाद जो शुरू हुए? ऐसा है कि फसाद को देखा तो नहीं हमने जी, मगर जब 46 में स्कूल गए तो बंद कर दिया, तब पता लगा कि बड़े बाजार में मुसलमानों ने आग लगा दी। तो हालात ख़राब हो गए थे। तो हम एक किस्म के वहाँ की किलाबंदी के अंदर रहने लगे। तो वहाँ कितने तक रहते मुश्किल हो गई थी। तो इसलिए डॉक्टर सूटा ने जो है हमें लाहौर शिफ्ट कर दिया। तो ज़मीन जायदाद क्या थी परिवार के पास तब? तो वहाँ पर हमारे 2 मकान थे। 2 मकान थे। और चाचा जी का अलग मकान था। एक बड़े चाचा जी जो थे वो पुलिस में थे। अच्छा। बड़े चाचा जी वो ये समझिए कि एसपी थे। जेरा इस्माइल खान में भी वो भी एसपी रहे हैं। ये नींद हमारी, ये ख्वाब तुम्हारे हैं, ये जो ड्रामा हुआ था ये उन्हीं के ही यानी एडमिनिस्ट्रेशन में हम पहले देने भी किया, फिर वहाँ से हमें पुलिस की प्रोटेक्शन में वहाँ टोंक आगे शहर था, छोटा कस्बा था, वहाँ ले गए। वहाँ भी हमने वो ड्रामे किए थे। तो ये पुलिस, मुझे याद है कि जब जा रहे थे बस में तो रास्ते में पुलिस की हिफाजत के लिए जो है जगह जगह पर चौकी बढ़ गई थी। वो इस वजह से कि हमारे चाचा जी एसपी थे। चाचा जी एसपी थे, जीजा जी नवाब के डॉक्टर थे, पिताजी सूबेदार मेजर थे, पर इसके बावजूद भी छुप छुप के आना पड़ा, इसके बावजूद भी प्रोटेक्शन लेनी पड़ी, बच के निकलना पड़ा। इसका मतलब आम लोगों के लिए तो बहुत ही बदतर हालात में हुआ है। बात यह है कि ये कट्टरपंथी जो हमारे लोग हैं ना जी, अब आप कहोगे कि पाकिस्तान क्यों बना? जी, क्योंकि जिन्ना को कुर्सी चाहिए थी। जी। हिंदुस्तान में पटेल स्ट्रॉन्ग मैन था। वो मुझे याद है कि मेरे फादर उन्होंने ऑप्ट किया था पाकिस्तान जी, कि मैं पाकिस्तान, मेरे वही शहर है, वही मेरे जेरा इस्माइल खान में मैंने जाना है, मुझे पाकिस्तान में किया जाए। तो जब देखा हालात ख़राब हो गए तो मेरे बड़े भाई ईशर दास जी ने फादर को एडवाइस किया कि आप अपनी ऑप्शन चेंज करो। अच्छा, ऑप्ट किया था पाकिस्तान में रहना? हाँ, नहीं तो उन्होंने पाकिस्तान ऑप्ट किया था। तो उन्होंने पटेल को
टेलीग्राम दिया कि हमें अपने ऑप्शन चेंज करने की इजाज़त दी जाए, हालात बदल गए हैं। तब जो है वो हालात बदलने में फादर को यानी हिंदुस्तान अलाट हुआ, नहीं तो पहले वो पाकिस्तान जाने के लिए भी तैयार थे। तो ये हालात जो है पाकिस्तान के बनने में कट्टरपंथियों का अपना हाथ है, उनको पॉलिटिशियंस को अपनी कुर्सी चाहिए उसका हाथ है। हिंदू मुसलमानों के आपस में कोई झगड़े नहीं थे, हम रह रहे थे, मुसलमानों के बीच में रह रहे थे। अभी मैंने बताया कि वो मुसलमान जो है वो डॉक्टर शूटर से मिलने के लिए पाकिस्तान से आया। क्या अब वो माहौल वो चीज़ें नहीं हैं जो आपके ज़माने में होती थी। लगभग 10 साल में ही रावलपिंडी से डेरा इस्माइल खां, डेरा इस्माइल खां से आ गए आप लाहौर, लाहौर से आप आ गए पूना, और पूना से अगली जो यात्रा फिर कहाँ की हुई? पूना से या पूना में कितनी फादर देर हमारे रही? मिलिट्री में थे जी, वो 1948 में रिटायर हुए। 1948 में। और उनको सर्विस मिली थी COD दिल्ली कैंट में। अच्छा, COD दिल्ली कैंट में दिल्ली कैंट सर्विस मिली थी। तो अब यहाँ जब आना है तो COD दिल्ली कैंट जो है वो गुड़गांव के नज़दीक है, वो ट्रेन से कनेक्टिविटी है। एक सुबह गाड़ी चलती है एम्प्लॉइज़ के लिए, उसको अद्धा कहते हैं, उसको उसमें वो सारे एम्प्लॉइज़ दिल्ली आते हैं, शाम को वापस जाते हैं। तो इस तरह से जो है वो फादर की नौकरी की वजह से हम पूना से फिर गुड़गांव, मुझे याद है 182B में हम शिफ्ट न्यू कॉलोनी में शिफ्ट हुए थे। और वहाँ पर जो है ये ईश्वरदास जी की शादी भी वहीं हुई थी। उनके फादर इन लॉ वो वकील थे, चौधरी घनश्याम दास ये कैलाश के फादर, और उन्होंने फिर हमें एवेक्यू प्रॉपर्टी अलॉट कराई, EP। अच्छा, EP क्या होता है? EP एवेक्यू प्रॉपर्टी, जो मुसलमान छोड़ गए, जो मुसलमान छोड़ गए, हाँ वो अलॉट हुई आपको? हाँ, तो वो क्योंकि वो वहाँ के वकील काफ़ी ऊंचे दर्जे के थे, तो उन्होंने वहाँ पर हमें जैकमपुरा में ये मकान अलॉट कराया। तो हम 182B से फिर एवेक्यू प्रॉपर्टी EP 346 में आ गए थे। तो इस तरह से जो है, क्योंकि शहर पे स्कूल नज़दीक था और बाज़ार नज़दीक थे, तो न्यू कॉलोनी दूर थे और रात को वहाँ पहुँचना जाना मुश्किल हो जाता था जी। तो और इस तरह से जो है वो EP 346 की लाइफ हमारी शुरू हुई। और वहाँ पर जो है चौधरी घनश्याम दास के नज़दीक ही वो मकान था। और मेरी पढ़ाई में 5वीं तक डेरा इस्माइल खां में हुई थी, और छठी जो है वो लुढ़कते फुड़कते पूना में हुई थी। फिर 7वीं जो है फिर गुड़गांव में हुई, और 7वीं से लेकर 1953 में मैंने मैट्रिक गुड़गांव से ही की थी। और इधर गुड़गांव में ही इतने तक एक कॉलेज SD कॉलेज खुल गया था, और मेरे बड़े भाई वेद प्रकाश ने भी ग्रेजुएशन वहीं से की और मैंने भी ग्रेजुएशन वहीं से की। और ग्रेजुएशन के बाद रेवाड़ी पे एक टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल था, तो वहाँ पर जो है हमने BT की, और BT के बाद जो है ये डॉक्टर सूटा की वजह से मुझे जल्दी से नौकरी भी, अभी BT पूरी भी नहीं हुई थी और नौकरी मिल गई थी बादशाहपुर नेशनल हाई स्कूल में। और उस नेशनल हाई स्कूल के जो हेडमास्टर मिस्टर मित्तल थे, और फिर 25 नवंबर 1961 को गवर्नमेंट ने वो स्कूल टेक ओवर कर लिया। और इस तरह से जो है ये गवर्नमेंट सर्विस हमारी शुरू हुई। और
लाइफ आगे बढ़ती रही। और जो आपके भाई साहब थे जो आर्टिस्ट थे, हाँ, जो आपके भाई साहब थे, हाँ, जो पेशावर रेडियो पे गाने जाते थे, आर्टिस्ट थे, उन्होंने यहाँ की क्या किया? हाँ, ऐसे था कि इनको मेर चंद एक मिनिस्टर हुआ करते थे दिल्ली में शरणार्थियों के, क्योंकि ये रेडियो आर्टिस्ट थे, जानते थे। उन्होंने कालका जी में E-114 इनको अलाट करा दिया जी। और ये स्वर्ण बरजाई और ये दोनों, और कभी कभी मैं भी वहाँ पर उनके साथ रहता था जी। और इस तरह से जो है वो E-114 और वो दिल्ली में अब रेडियो स्टेशन पर उनको गाने मिलने शुरू हो गए थे और पेशावर छूट गया था पीछे। तो आपकी शादी कब हुई? शादी के बाद बच्चों की एजुकेशन? शादी मेरी 1964 में हुई थी, जब मैंने बीटी करके नेशनल हाई स्कूल में नौकरी कर ली और फिर वो टेक ओवर हो गया। मेरे बड़े साला जी मुझे देखने आए थे कि, और वो कहने लगे कैसे, मैं कि 182 रुपये तनख्वाह है और शाम को ट्यूशन से मैं इस तरह से जो है 250-300 रुपया है। और उनको ठीक लगा और मेरी मिसेस जो है वो दिल्ली में वो भी टीचर थे जी। बीए बेटे थे और इस तरह से 1964 में हमारी शादी हो गई। और शादी के बाद 1969 में पहला बच्चा हुआ, तो 1970 में दूसरा बच्चा हुआ, 70 में लड़का, 69 में लड़के थे। और अब वो लड़की जो है इतनी बड़ी हो गई है कि उसने इंजीनियरिंग कर ली है। अब इंजीनियरिंग करके NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर में सर्विस कर रही है। NIC। और हमारे आशीष बेटा, ये इन्होंने जो है अपनी सर्विस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस पे सर्विस की, 20 साल तक सर्विस की। और इस तरह से जो है इन्होंने 20 साल की सर्विस के बाद कहा कि मैं अब अपने माँ बाप की सेवा करूँगा, और वो रिटायरमेंट लेके अब हमारे पालन पोषण कर रहे हैं। उनकी एज कितनी है? बेटे की एज कितनी है? बेटे की एज कितनी है? हाँ, बेटा कितना बड़ा है, कितनी एज है? बेटा जो है 1970 का मतलब अब बहुत जल्दी रिटायरमेंट ले ली है। हाँ, जल्दी रिटायरमेंट 20 साल की सर्विस करके रिटायरमेंट ले लिया और लड़की अब भी सर्विस में है, माँ बाप की सेवा के लिए। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, ये संस्कार आपने दिए हैं। अब वो इस अब भी यहाँ पर वही ले आया, वही लेके आए आप। मेरा तो बस की बात नहीं। हम एक बात, हमने काफ़ी इंटरव्यूज़ की हैं पार्टीशन विक्टिम की। एक बात हमने ये देखी है, जिन परिवारों का बेस एजुकेशन था, जिनके पिताजी पढ़े लिखे थे, दादाजी पढ़े लिखे थे, उसके बाद बच्चे पढ़ गए, उन परिवारों को जो प्रॉपर्टी का लॉस हुआ उनको इतना महसूस नहीं हुआ। उन्होंने अपनी एजुकेशन पे बेस पे फिर जड़ें अपनी दोबारा जुड़ा ली। आपका भी जो उदाहरण है ऐसा ही है, आपने भी खुद एजुकेशन ग्रहण की, खुद टीचर रहे और बच्चों को पढ़ाया। तो आज क्या महसूस करते हैं? आपने भी अगर पाकिस्तान में उधर होते तब आपकी आर्थिक स्थिति कैसी होती, या आप कैसे होते, या आप ठीक महसूस कर रहे हैं आप? क्योंकि पिताजी ने तो पाकिस्तान ऑप्ट कर लिया था। अब ऐसा प्रश्न किया जो कि एक काल्पनिक क्वेश्चन है। नहीं, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आपके पिताजी ने, कि अगर पाकिस्तान में होते तो क्या होता। आपके पिताजी ने ऑप्ट कर लिया था ना पाकिस्तान में रहना। हाँ, पाकिस्तान ने ऑप्ट कर लिया था, और अगर
वो पाकिस्तान ठीक ठाक पार्टीशन हो जाता तो वो पाकिस्तान में इधर रावलपिंडी, डेरा इस्माइल खां यहाँ ही आके बच जाते थे। और मुझे याद है कि फादर छुट्टी लेके जब आते थे तो कैसे हमारी ज़िंदगी होती थी, कैसे हम डिसिप्लिन में होते थे। तो फादर का होना जो है बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। और मदर को भी सहारा मिलता है। जी जी। और मदर जो है वो उसको कोई तंग करता था, मुझे अब याद है, दीने दा लाला ने दामी तेरा बाल तंग करे दा मैं। अच्छा। तो यानी दीने दा लाला अनंतराम जो है जी, उसके ही घुमार लगा करके बच्चों पर काबू में करना, तो ये एक यानी होना ज़रूरी है। जी। यानी फादर का साथ भी होना ज़रूरी है। मदर अकेली संभाल सकती है, पोषण कर सकती है, मगर डिसिप्लिन जो है ज़्यादा वो फादर के साथ। पर फसादों में पता नहीं कितने लोगों के पिता चले गए, कितने की माँ चले गई, कितने बच्चे चले गए। आपको कोई याद है ऐसा परिवार की कहानी जो उधर डेरा इस्माइल खां से आया हो? मुझे मेरे दोस्त हैं, अब भी हैं जी। उनका नाम है मूलचंद चुटानी। मूलचंद चुटानी। हाँ जी। वो जब अपनी कहानी सुनाते हैं कि जब हम पाकिस्तान से निकले तो रास्ते में जो है रेलवे लाइन उखाड़ दी गई और वहीं पर मुसलमानों के सामने थे। और रेलवे लाइन उखड़ गई, रात का टाइम था और उस प्रोटेक्शन के लिए मिलिट्री साथ थे और मिलिट्री के जवान जो है नीचे आ गए और उन्होंने गोली चलाई। अच्छा। कई मुसलमान नज़दीक नहीं आना, और सारी रात जो है मिलिट्री ने ट्रेन का पहरा दिया और पहरा दे करके उस जो यात्री आ रहे थे उस तरफ से पाकिस्तान की साइड से उनकी रक्षा की। फिर जब सुबह हो गई फिर उन यात्रियों को रेलवे स्टेशन तक पैदल वहाँ पर पहुँचाया। फिर नेक्स्ट ट्रेन आई, फिर वहाँ से वो आगे हिंदुस्तान का सफ़र जारी हुआ। जी जी। अब मुझे अपने भाई की याद आ रही है। मेरा भाई ईश्वर दास जी लाहौर में सर्विस करते थे जी। और पार्टीशन के बाद वो वहीं रह गए और हम फादर के साथ पुणे आ गए। मगर लाहौर के हालात भी इतने ख़राब हो गए कि वहाँ रहना मुश्किल हो गया और बीमारी यानी बुखार की हालत में मिलिट्री ने मेरे भाई को ट्रेन में बिठा दिया और जिस ट्रेन में वो जिस डब्बे में वो चढ़े और चढ़ते ही ओ खान इधर आ जा। और वो खान कैसे बन गए कि उन्होंने फर वाली टोपी डाली हुई थी और उस फर वाली टोपी से जो है वो खान बन गए और उस ट्रेन के डब्बे में वो सफ़र उनके मुसलमानों के साथ करने लगे। और जब अगला स्टेशन आया कि अच्छा मैं अब चाय पी के आ रहा हूँ, अब मुसलमानों के डब्बे से नीचे उतर करके चाय के बहाने से फिर वो हिंदुओं के कंपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए थे और इस तरह से लाहौर से वो फ़िरोज़पुर आ गए थे। और फ़िरोज़पुर फादर हमारे पूना में थे, वो बड़े चिंतित थे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, और इधर जो है ये संघर्ष कर रहे थे ज़िंदगी के साथ कि क्या हो सकता था। तो वो पहुँचे वहाँ पर, हमारे चाचा जी के लड़के रहते थे बसंत लाल, उनके पास पहुँचे। फिर उनके पास कुछ दिन रहने के बाद अचानक ही पूना के अंदर वो नज़र आ गए कि भाई आ गया बच के आ गए। तो वो सारी कहानियाँ जो है वो फिर मनोहर लाल उस वक़्त घर पे थे और वो पैदल ही चलकर अपने फादर को बताने के लिए कि ईश्वर दास आ गया और इस तरह से जो है हमारा ये परिवार फिर दोबारा जुड़ गया और संघर्ष करते हुए।
संघर्ष करते हुए। एक और कहानी इसकी बता दो जी कि हमारे गणपति नाथ भाई साहब थे जी, और वो पेशावर में थे। उनकी मिसिस कहते मैं तो जाऊंगी उधर है, भाई के पास जाऊंगी, और वो सफ़र करते हुए दिल्ली आ गए। दिल्ली हमारी बुआ रहते थे, टेली बहन जी और दिल्ली के भी हालात ऐसे थे, गोलियां चल रही थी, और हमारी भाभी बुआ के घर खाना खाकर वाश बेसिन पर हाथ धो रही थी, यकदम उसके आके गोली लगी हाथ पे। अच्छा। और गोली से जो है वो हाथ जख्मी हो गया। नीचे मिलिट्री थे, और मिलिट्री ने जो है उसको जब पता लगा कि यहाँ घायल हो गया है तो उनको इरविन हॉस्पिटल में दाखिल कराया है। तो ये संघर्ष जो है ज़िंदगी के चलते रहे, किसी ने किस तरीके से भुगता, किसी ने किस तरीके से भुगता। ईश्वर दास जी ने कैसे भुगता, हमारी भाभी ने भाई के पास जाना चाह रही थी तो रास्ते में ही गोली लग गई, तो वो वहीं पर ही। तो ये ज़िंदगी के सफर। भाभी जी को गोली लग गई थी? है? गोली किसको लगी थी? जो रास्ते भाभी को। भाभी को, जो बुआ के पास रह रही थी। अच्छा। और हाथ खाना खा के हाथ धोने अच्छा, के लिए उनको गोली लगी और गोली लग गई, जो बाद में लेडी इरविन हॉस्पिटल में जिनको दाखिल कराया गया। तो ये हमारे सफ़र है। अब 1946-47 पार्टीशन के बाद फिर फादर की रिटायरमेंट के बाद फिर गुड़गांव में शिफ्ट होना, ये सफ़र जो है पूरा से पार्टीशन का होते हुए, वरना हमने पार्टीशन के जश्न जो है पूना में मनाए थे। वहाँ काफ़ी आज़ादी के, जो आपने गाना गाया नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे, हाँ। ख्वाब तो आज़ादी के थे, ख्वाब तो आज़ादी के देख रहा था देश। हाँ। पर मिले फसाद, मिले दंगे, हाँ। मिली मारकाट। वो यही है ना कि ख्वाब होते हैं, नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे। तो ख्वाब तो यही है कि हमें आज़ादी मिल जाए। पर मुल्क शायद उस समय नींद में था, है? सोए हुए लोग थे, वो जागे हुए लोग नहीं थे। कि पॉलिटिशियन अपना खेल खेल रहे थे। पॉलिटिशियन खेल खेल रहे थे। पॉलिटिशियन को जिन्ना को कुर्सी चाहिए थी, इसलिए पाकिस्तान बना। नहीं तो हम डेरा इस्माइल खां में होते और क्या हमें था। पार्टीशन का हमें क्या फ़ायदा होगा। पार्टीशन ने तो हमें बर्बाद कर दिया। जी जी जी। वरना डेरा इस्माइल खां में हमें सब किस्म की सुविधाएं थी। सिंध नदी का किनारा, पानी का जहाज, और क्या नज़ारे थे। खान पान कैसा था वहाँ? खान पान कैसा था? हाँ। खाना पीना यानी बहुत अच्छा था, ठीक था। बल्कि आपको बताऊँ ना कि वहाँ पर हमें गाय बांधने की भी व्यवस्था थी। गाय पाली हुई थी। अच्छा। गाय के दूध पीते थे हम। ये डेरा इस्माइल खां के एक मकान के अंदर जो है, जहाँ पर के जामुन का पेड़ था, जहाँ पर के अनार का पेड़ था, वहाँ पर हम गाय को भी। आपको एक और बात बताऊँ कि मेरे जन्म के बाद जोशियों ने ये कहा कि इसको गाय दान कराओ, नहीं तो इसकी ज़िंदगी ठीक नहीं है। तो माँ बाप ने ग्रहण का समय था, रात का टाइम था, मुझे उठाया और वहाँ उठाकर बाहर ले आया, और वहाँ पर एक गाय थी, और उस गाय को हाथ लगवा करके दान कराया ताकि संकट कट जाए। तो माँ बाप भी संघर्ष करते रहे, बच्चों के पालन पोषण करते रहे। अब लाला जी और भाभी जी, हम फादर को लाला जी कहते थे, मदर को भाभी जी कहते थे। और लाला जी पूरा थे तो भाभी पालती रही, और जब मुसीबत आई तो लाला जी हमें लाहौर ले गए फिर, और वहाँ जाकर फिर पूना में, वहाँ पर छठी जो है वो पूना की, 7वीं जो है फिर गुड़गांव आके की, और इस तरह से
जिंदगी चलते। पर मैंने एक बात देखी है हाँ भी, रावलपिंडी से डेरा इस्माइल खां से लेकर गुरुग्राम तक हाँ जो चीज़ आपके साथ है वो एक तो एजुकेशन है, हाँ दूसरी संगीत है। हाँ आप गाते आज भी बहुत अच्छा है। हाँ। वो ये गाने का जो है शौक है जो आपने आज भी बरकरार रखा है, कोई गाना हमें सुनाएंगे आपको जो आपके दिल के बहुत करीब हो? वो डॉक्टर तरुण भी कह रहे हैं, डॉक्टर तरुण जी ने आपको एक कहा था गाना, कहते वो गाना गाओ। जी तो वो बात यह है कि अब उम्र मेरी 88 साल की हो गई जी, और जो हम जवानी के टाइम में आवाज़ होती थी वो आवाज़ अब नहीं रही। मगर अब बच्चे कह रहे हैं जी गा सुनाइए रहे हैं। सुनाइए। बुरों की जीत दुनिया में, भलाई ठोकरें खाए, यहाँ क्या हो रहा मालिक, तुझे कैसे बतलाए। यहाँ क्या हो रहा मालिक, तुझे कैसे बतलाए। भगवान तुझे मैं खत लिखता पर तेरा पता मालूम नहीं, रो रो लिखता जग की विपता पर तेरा पता मालूम नहीं। तुझे बुरा लगे या भला लगे तेरी दुनिया अपने को जचे नहीं, कुछ कहते हुए डर लगता है या दुश्मन की कुछ कमी नहीं। मालिक मालिक तेरे पास मैं आ जाता पर तेरा पता मालूम नहीं। भगवान तुझे मैं खत लिखता पर तेरा पता मालूम नहीं। कुछ कहूँ तो दुनिया कहती है, आंसू न बहा फरियाद न कर, आंसू न बहा फरियाद न कर। तुझे मैं खुद ही समझाता पर तेरा पता मालूम नहीं। भगवान तुझे मैं खत लिखता पर तेरा पता मालूम नहीं, हाय तेरा पता मालूम नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब। भगवान तुझे मैं खत लिखता पर तेरा पता मालूम नहीं। एक बार अमृता प्रीतम ने भी कुछ ऐसा ही कहा था, अज आखा वारिशानो किते कब्रां विचों बोल। और आज राजकुमार बवेजा जी भी गीत के ज़रिए भगवान को कुछ ऐसा ही खत लिखना चाह रहे हैं। उस खत में क्या होगा? खत में गिला है भगवान के प्रति, खत में गिला है वो जो फसाद हुए, वो जो दंगे हुए, खत में गिला होगा जो मुल्क बटा। वो खत आने वाली पीढ़ियों को याद रहे, मुल्क कभी फिर बटने की बात ना हो। शायद यही राजकुमार बवेजा जी का संदेश है। आपने हमसे बात की। सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ दिल्ली विश्वविद्यालय आपका आभारी है, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने मौका दिया और अपने विचारों को प्रकट करने के लिए एक मंच प्रदान किया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया।